हेलो गाइस, होप यू ऑल आर डूइंग वेल। सर, आज के इस लेक्चर के अंदर हम एक सैलरी इंडिविजुअल का रिटर्न फाइल करते हैं। सबसे पहले सैलरी इनकम होती क्या है? सर, सैलरी इनकम वो इनकम होती है जो आपको अपने एम्प्लॉयर से मिलती है। मतलब आप कहीं पे जॉब करते हैं, 9 to 5 जॉब कर रहे हैं या मिडनाइट जॉब कर रहे हैं, जैसी भी जॉब कर रहे हैं, आप जो भी जॉब करते हैं और जॉब के बाद आपको जो एक मंथली एंड के ऊपर एक अमाउंट मिलती है किसी कंपनी से, किसी दुकानदार से या किसी भी इंडिविजुअल बंदे से जिसके पास भी आप काम कर रहे हैं, एज अ पर्सन, एज अ कॉन्ट्रैक्ट, एज अ फुल टाइम, एज अ पार्ट टाइम, उसको हम सैलरी इनकम कहते हैं। अब देखिए, सैलरी इनकम के बारे में लॉ ने बताया कि सैलरी इनकम किस तरह कैलकुलेट होती है, कौन कौन से बेनिफिट आपके सैलरी के अंदर आते हैं। ये सारी बातें मैंने सैलरी के चैप्टर के अंदर लॉ से रिलेटेड सारी लेक्चर्स वहां पे अपलोडेड है। इस लेक्चर के अंदर हम सिर्फ प्रैक्टिकल फाइलिंग सीखेंगे कि सैलरी पर्सन का रिटर्न किस तरह फाइल किया जाता है। अब सबसे पहले सैलरी के लिए हमें कुछ डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट होती है। नंबर वन सर, हमें सैलरी का सर्टिफिकेट चाहिए होता है। जिस भी हम कंपनी में काम करते हैं वो कंपनी हर महीने हमारी कुछ ना कुछ टैक्स की विदहोल्डिंग करती है अंडर सेक्शन 149। इसका भी लेक्चर अवेलेबल है। और वो जमा करवा देती है एफबीआर को। मतलब कि जब भी हमें, अगर मुझे हर महीने सैलरी मिल रही है तो उस सैलरी की मुझे पूरी अमाउंट नहीं मिल रही, उसमें से कुछ ना कुछ टैक्स हर मंथली एफबीआर को जमा हो रहा है। तो जो हर मंथ का जमा हो रहा है उसका एट द एंड ऑफ द ईयर, जो भी मेरा ईयर एंड होगा, जैसे जुलाई टू जून, तो एट द एंड ऑफ द ईयर मैं अपने एचआर या पेरोल डिपार्टमेंट से उस सैलरी सर्टिफिकेट को मांग सकता हूं। तो हमें सबसे पहले सैलरी सर्टिफिकेट चाहिए होता है। सेकेंडली, हमें दूसरी चीज चाहिए होती है बैंक स्टेटमेंट। सर, जो भी सैलरी आपकी आई होगी, जो सर्टिफिकेट आपको मिला है, वो सैलरी किसी ना किसी बैंक अकाउंट में आई होगी। ठीक है, तो वो हमें बैंक स्टेटमेंट चाहिए होगी। और इसके अलावा कोई भी उस इंडिविजुअल के डिफरेंट विद होल्डिंग हुई है, जैसे कि हमने पूरे साल इंटरनेट का बिल इस्तेमाल किया, मोबाइल इस्तेमाल किया, हमने कोई गाड़ी खरीदी उसके ऊपर विदहोल्डिंग हो जाती है, कोई घर खरीदा उसके ऊपर विदहोल्डिंग हो जाती है, वो सारे विदहोल्डिंग के एविडेंस हम मांग लेंगे, हमारे पास होने चाहिए। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स हैं जो हमें सैलरी की विदहोल्डिंग, सैलरी के रिटर्न फाइल करने के लिए चाहिए। अब सर, मैं आइरस के ऊपर चलता हूँ और आपको एक प्रैक्टिकली रिटर्न फाइल करके बताता हूँ। सबसे पहले मैं स्क्रीन शेयर कर लेता हूँ। सर, सबसे पहले अपने क्लाइंट से उसकी एक बैंक स्टेटमेंट मांगी। मैंने वर्किंग की है, ऑलरेडी वर्किंग कर चुका हूँ। एक सैयद सादेन हसन शाह रिजवी है, क्लाइंट है मेरे। सर, मैंने सबसे पहले उनसे दो चीज़ें मांगी। मैंने कहा अपना बैंक स्टेटमेंट दे दो और अपनी विदहोल्डिंग का सर्टिफिकेट दे दो। तो सर, उसने मुझे सबसे पहले अपना क्या दे दिया, बैंक स्टेटमेंट दे दिया। ये उनका हबीब मेट्रो का बैंक स्टेटमेंट है। ठीक है। सर, मैंने क्या किया, सबसे पहले यहाँ पे वर्ड सैलरी सेलेक्ट करके, सैलरी सेलेक्ट करके, सॉरी, यहाँ पे वर्ड एफ, एक मिनट सर, कंट्रोल एफ। ठीक है, सही है सर। सैलरी सेलेक्ट करके मैंने हर महीने उसकी सैलरी देख ली। देखिए, यहाँ पहले जुलाई के मंथ में उसकी 18,000 सैलरी आई है, तो मैंने एक्सेल की फाइल बनाई और यहाँ पे जुलाई की सैलरी लिख ली। इसी तरह आपको भी एक्सेल की फाइल बनानी है और जुलाई की सैलरी आप वहां पे लिख देंगे, इसी तरह सर। ठीक है। फिर मैंने देखा भाई अगस्त के अंदर उसको 41,215 है। अच्छा, ये एक ऐसा एम्प्लॉय है जो कमीशन बेस के ऊपर काम करता है, तो इसकी सैलरी डिफरेंट आ रही होती है। अगर आपकी सैलरी फिक्स्ड है हर महीने ₹1,00,000, 50,000 रुपए, तो वो सेम अमाउंट आ रही होगी। अगर आप एक कमीशन की बेस पे काम करते हैं तो वो भी आपकी सैलरी इनकम होती है। कंपनी आपको क्या देती है, सैलरी भी दे रही होती है, कुछ ना कुछ इंसेंटिव दे रही होती है, कमीशन दे रही होती है, वो भी आपकी सैलरी का पार्ट ही बनता है। जो सैलरी का पार्ट कमीशन नहीं बनता, जैसे कि आपने कोई डिफरेंट इनकम कमाई है ब्रोकरी वगैरह करके, वो आपकी इनकम फ्रॉम बिजनेस में जाती है, जिसके लेक्चर हमारे अवेलेबल हैं। ठीक है। इसके आगे सर, फिर हमने इसी तरह आगे देखा सर, ये हमारी सैलरी आई कौन से मंथ में, सितंबर, तो हमने सितंबर के मंथ की सैलरी लिख दी। इस तरह हमने हर महीने की सैलरी यहाँ पे जो हमारे बैंक स्टेटमेंट में आ रही है वो हमने लिखी, तो उसका टोटल आ रहा है 4,66,037। अच्छा, अब मैंने इसके ही बैंक स्टेटमेंट में देखा कि इसको कमीशन भी मिल रहा है। मैंने क्या किया, मैंने कमीशन का वर्ड सर्च किया और देखा सर हर महीने इसको कमीशन भी आ रहा है। देखें, 40,000 का कमीशन आ रहा है। ठीक है, सितंबर में आया। ठीक है, इसी तरह इसको सितंबर में दूसरा कमीशन आया। ठीक है, अक्टूबर में इसको कमीशन आया। तो ये मैंने हर महीने का उसका कमीशन भी यहाँ पे से सर जुलाई से लेके जून तक नोट डाउन कर लिया। जुलाई से लेके जून तक नोट डाउन कर लिया कि इसका कमीशन भी आ रहा है। अच्छा, ये जो कमीशन है ये सैलरी का पार्ट है, वापस कह रहा हूँ, ये कमीशन सैलरी का पार्ट है, ये बिजनेस का पार्ट नहीं है, क्योंकि ये जो एम्प्लॉय है जिसके लिए काम करता है वही उसको कमीशन दे रही है। ठीक है। अब सर देखिए, मैंने जो बैंक स्टेटमेंट में टोटल सैलरी देखी, तो इसकी 1.4 मिलियन इंक्लूडिंग कमीशन, सैलरी 4,66,000, कमीशन की अमाउंट आई 9,80,950, और उन दोनों को मिला के जो टोटल अमाउंट आई बैंक में वो आई 1.4 मिलियन समथिंग। ये हमें आ गई बैंक से अमाउंट। ठीक है।
अब मैंने क्या देखा सर, दूसरा डॉक्यूमेंट हमें क्या चाहिए होता है, सैलरी का सर्टिफिकेट। क्या चाहिए होता है, सैलरी का सर्टिफिकेट। अब मैं चलता हूँ सर, ये रहा मुझे सैलरी सर्टिफिकेट। अब ये पेप्सी कंपनी में काम करता है और पेप्सी कंपनी ने इसको सैलरी का पूरा सर्टिफिकेट दिया है। पेप्सी कंपनी ने कहा कि हमने तुम्हारी पूरे महीने में, पूरे साल में, अब सर साल कौन सा है, सर हम किस साल का रिटर्न फाइल कर रहे हैं सर, टैक्स ईयर 2025 स्टार्ट कब से होगा, 1 जुलाई 2024 से लेके 30 जून 2025। ठीक है, टैक्स ईयर 2025 का रिटर्न फाइल कर रहे हैं। अब इसने सर लिख दिया कि तुम्हारी 1 जुलाई 2024 से लेके 30 जून में हमने तुम्हें टोटल सैलरी दी है 2 मिलियन, और हमें सेट हमने अमाउंट कितनी डिडक्ट हुई है, 1,55,000। हमने विदहोल्डिंग कितनी की है, जो हमने एफबीआर को ऑलरेडी जमा करवा दी है अंडर सेक्शन 149, जो सेक्शन 149 और रूल 42 के मुताबिक होती है, जो हर कंपनी अपने एम्प्लॉयज को देती है। अब ये सैलरी किस तरह कैलकुलेट हुई है, ये हमारा काम नहीं होता, ये कंपनी के एचआर डिपार्टमेंट, पेरोल डिपार्टमेंट करते हैं। वो हमें ये सर्टिफिकेट दे देते हैं कि हमने तुम्हारी ये विदहोल्डिंग डिडक्ट करके जमा करवा दी है। अब सर यहाँ पे कंफ्यूजन आ रही है। कंफ्यूजन ये है कि देखें, बैंक में अमाउंट आ रही है 1.4 मिलियन, और एम्प्लॉयर का सर्टिफिकेट कह रहा है कि आपको 20 लाख रुपए टोटल सैलरी मिली है, जिसके ऊपर हमने 1,55,351 का टैक्स डिडक्ट किया है। तो अब मैं कौन सी अमाउंट पे भरोसा करूं। देखिए मेरे लिए जो एप्लीकेबल, जो एक पक्का सबूत और पक्का एविडेंस है, अगर मेरा ऑडिट वगैरह होता है तो पक्के एविडेंस के साथ सर मैं ये सर्टिफिकेट दे सकता हूँ कि पेप्सी कंपनी ने मुझे सर्टिफिकेट दिया है। तो एक्चुअल में मेरी जो सैलरी यही मुझे मिली होगी, पेप्सी कंपनी ने कैलकुलेट की होगी, और यही अमाउंट मैं अपनी आइरस के पोर्टल के ऊपर दिखाऊंगा, 2 मिलियन दिखाऊंगा। मैं ये अमाउंट नहीं दिखाऊंगा, ये अमाउंट मैं नहीं दिखाऊंगा सर। वाई, क्योंकि सर देखिए ये बैंक में आई है। अब ये 2 मिलियन में से कुछ बोनस भी होगा, कुछ शायद कैश पे इंसेंटिव मिला हो, कोई अदर बेनिफिट मिले हो, या फिर सर कोई डिफरेंट जो कैश के अलावा कोई बेनिफिट हो जो इसके अंदर शामिल हो। फिर सर दूसरी बात ये होती है कि किसी और बैंक अकाउंट में पैसे गए हो, तो वो डिफरेंट चीज़ें हो सकती हैं। तो मैं ये अमाउंट की जगह ये अमाउंट नहीं दिखाऊंगा 1.4 मिलियन, मैं ये अमाउंट दिखाऊंगा एक्चुअली जो मुझे मेरी कंपनी के विदहोल्डिंग सर्टिफिकेट के ऊपर आ रही है। ठीक है, तो आप बैंक को फॉलो नहीं करेंगे, आप इसको फॉलो करेंगे, सेट है, क्योंकि ये आपके लिए मेन एविडेंस है। अगर कल आपका ऑडिट ओपन होता है तो आप ये सर्टिफिकेट जमा करवाएंगे कि ये मेरी विदहोल्डिंग हुई थी, पेप्सी कंपनी ने मेरी ये विदहोल्डिंग की थी। ओके, अब सर हमारे पास सारी चीजें मौजूद है। ठीक है, हमने बैंक को भी देख लिया, हमने यहाँ भी देख लिया, डिफरेंस भी वेरीफाई कर लिया, और हमें देख लिया कि हमें यही चीज जमा करवानी है। तो सर आपने डायरेक्टली ये क्यों नहीं देखा, आपने बैंक को क्यों देखा, आपने डायरेक्टली इस सर्टिफिकेट को क्यों नहीं देखा। सर मैंने बैंक को इसलिए देखा कि मे भी मेरे क्लाइंट की सैलरी के अलावा भी कोई इनकम हो, ये कमीशन किसी और चीज़ से रिलेटेड हो, तो फिर मैं किसी और हेड ऑफ इनकम में डालूंगा। फॉर एग्जांपल मेरे क्लाइंट ने सर गाड़ियाँ भी बेची हो, साल में कमाए हो पैसे, मेरे क्लाइंट ने कोई टीचिंग सर्विसेज दी हो, मेरे क्लाइंट ने कोई कंसल्टिंग सर्विसेज दी हो, तो वो अमाउंट फिर मैं देख के उसको अलग करूंगा सैलरी से, और वो फिर मैं इनकम फ्रॉम बिजनेस का पार्ट बनाऊंगा। ओके, अब सर चलते हैं सिंपली आइरस के ऊपर चलते हैं। ठीक है, सर आइरस का पोर्टल ओपन करते हैं। सर ये थोड़ा सा टाइम लग रहा है, सर हम पहले इसको बैकआउट करके अगेन लॉगिन करते हैं यहाँ से। सर यहाँ से मैंने इसको लॉगिन किया। अब सबको पता है रजिस्ट्रेशन किस तरह होती है, वो हमारी पहली वीडियो वहाँ पे मौजूद है। ठीक है, सर सबसे पहले हम जाएंगे सिंप्लीफाइड रिटर्न के ऊपर, टैक्स ईयर 2025, कंटिन्यू करेंगे सर। अच्छा ये कह रहा है पहले से ड्राफ्ट में मौजूद है, तो ड्राफ्ट का रिटर्न मैं डिलीट कर देता हूँ ताकि हम शुरू से कर लें। सर अगर आपको रिटर्न ऑलरेडी कुछ कर चुके हो काम, तो वो ड्राफ्ट के अंदर सेव हो जाता है, इसको हम डिलीट कर देते हैं। ठीक है, यहाँ से सर टैक्स ईयर 2025 हमने कंटिन्यू किया सिंप्लीफाइड रिटर्न से। ओके, सर सबसे पहले ये हमें कह रहा है इंग्लिश उर्दू, तो हमने इसको इंग्लिश कर दिया। ठीक है, यहाँ पे हाँ कर दिया। ठीक है, क्योंकि हमें उर्दू से ज़्यादा अच्छी इंग्लिश आती है, थोड़े बर्गर लोग हैं हम। सर ये पूछा है कि आपने क्या वेयर यू रेजिडेंट इन पाकिस्तान फॉर 183 डेज और मोर। सर रेजिडेंशियल स्टेटस और नॉन रेजिडेंशियल स्टेटस का कॉन्सेप्ट है आपको, आई होप आपने ये वीडियो देखी होगी और आपको पता होगा। तो यस ये बंदा रेजिडेंट है, इसने पाकिस्तान का रेजिडेंट पर्सन है, हमने यस सेलेक्ट किया और कंटिन्यू सेलेक्ट किया। अच्छा अब देखें, हमारे पास दो तरीके होते हैं रिटर्न, या तो हम सिंप्लीफाइड रिटर्न फाइल कर लें ये वाला इस तरीके से, या हम आइडस के एक मेन पोर्टल के ऊपर चले जाएं। तो मैं ये सिंप्लीफाइड रिटर्न फाइल नहीं करूंगा सर, इसके अंदर बहुत मसले आते हैं, इसको सही तरीके से बनाया भी नहीं है। तो मैं यहाँ करूंगा डिड यू रिसीव एनी अदर इनकम फ्रॉम अदर सोर्स अबव, क्या आपको क्या कोई और इनकम मिली है, मैं कहूंगा यस, और मैं यस करके एक्सेप्ट एंड कंटिन्यू करूंगा। तो सर मैं यहाँ पे मेन पोर्टल की तरफ जाऊंगा जहां पे हम अपना रिटर्न फाइल करेंगे। हम सिंप्लीफाइड रिटर्न की तरफ नहीं जाएंगे, हम इस तरह अपना रिटर्न फाइल करेंगे। अब सर मेरी सैलरी कितनी है, सर सबसे पहले ये हमारा एक्चुअली रिटर्न फॉर्म ओपन हो चुका है।
ये हमारा एक्चुअली रिटर्न फॉर्म ओपन हो चुका है। सर यहाँ पे आएगी, देखें डिफरेंट इनकम आ रही है, एम्प्लॉयमेंट, प्रॉपर्टी, बिजनेस। अब यहाँ पे जितनी भी आपकी इनकम है ना वो सारी की सारी यहाँ पे फाइल होगी, लेकिन आज की इस वीडियो में मैं सिर्फ सैलरी इनकम के ऊपर बात करूंगा। मैंने सर एम्प्लॉयमेंट ओपन किया, सैलरी का क्या, सर अब जितनी भी सैलरी की अमाउंट है, जितनी भी सैलरी की अमाउंट है, पे, वेजेस, रेम्यूनेशन, अलाउंसेस, पेंशन, परक्विजिट्स, रीइंबर्समेंट, अब ये सारी डिफरेंट चीज़ है। अब हमें ये सारे डिफरेंट ब्रेकअप नहीं पता होते, कंपनी हमें सारे डिफरेंट ब्रेकअप नहीं देती, कंपनी हमें टोटल अमाउंट बता देती है। तो मैं क्या करूंगा सर, टोटल अमाउंट को, जो भी हमारी पेप्सी की है 2035670, मैं यहाँ पे इसको डाल दूंगा सर, टोटल अमाउंट में मैं डाल दूंगा। अगर कोई एग्जाम्ट अमाउंट है तो वो एग्जाम में आ जाएगी, कोई एग्जाम्ट अमाउंट हो आपकी, ठीक है, और फिर वो आपकी अमाउंट यहाँ से टोटल में से एग्जाम माइनस करके आपको एक्चुअल अमाउंट बता देगा। यहाँ पे कोई एग्जाम्ट अमाउंट हमारी है नहीं, तो सर हम टोटल ये डाल देंगे 2035670, कैलकुलेट करेंगे। सर यहाँ पे डालेंगे तो ये टोटली नॉर्मल टैक्स के अंदर कैलकुलेट कर लेगा, ये हमारा सब्जेक्ट टू नॉर्मल टैक्स होती है सैलरी इनकम। ओके। अब सर, अब हमें अपनी विदहोल्डिंग डालनी है, तो हम सर क्या करेंगे, टैक्स चार्जेबल पे आएंगे, ठीक है, नीचे सबसे नीचे हम आएंगे टैक्स चार्जेबल के बाद, सबसे नीचे आएंगे कंप्यूटेशन के ऊपर आएंगे। सर देखें, अब हमारी सैलरी कितनी कैलकुलेट कर रहा है, वन, वही अमाउंट कैलकुलेट कर रहा है जो अमाउंट हमारा एक्चुअली एम्प्लॉय ने डिडक्ट किया है, ठीक है। हमारी टैक्स कितना बन रहा है, 1 लाख, 1,55,531, ठीक है। अब ये कह रहा है टैक्स पेबल, अच्छा ये कुछ विदहोल्डिंग है जो हमारी ऑलरेडी हुई हुई है, वो भी हम देख लेंगे। अब सर हम ये विदहोल्डिंग, अभी ये हमारी लाइबिलिटी बन के आ रही है कि आप पे कर दो। अगर मेरी विदहोल्डिंग नहीं होती तो मैं यहाँ से पीएसआईडी जनरेट करता और अपनी अमाउंट पे कर देता। अभी मैं पीएसआईडी जनरेट करके अभी आपको बताऊंगा, लेकिन अभी हम क्या करते हैं, इसकी विदहोल्डिंग, जो भी विदहोल्डिंग हुई है सर, कितनी विदहोल्डिंग हुई है, 1,55,351, ये जाके पोर्टल के ऊपर डालते हैं। अब विदहोल्डिंग कहाँ चलेगी, सर सबसे पहले आपने टैक्स चार्जेबल आए, टैक्स चार्जेबल पे आए, ठीक है। पै तो अभी ये कंप्यूटेशन पे गया था, अभी मैं पहले ये कंप्यूटेशन पे गया था। ये कंप्यूटेशन होती है जहाँ पे हमारी सारी इनकम्स आ रही होती है, जो जो आपकी इनकम होती है, आपका टैक्स वगैरह बता रहा होता है। अब मैं इसकी विदहोल्डिंग जाके अपलोड करूंगा, सर टैक्स चार्जेबल पे गया, यहाँ पे मैं आऊंगा एडजस्टेबल टैक्स, क्योंकि सैलरी का टैक्स एडजस्टेबल टैक्स होता है। आपको आगे जाके समझ आएगा कि सर मिनिमम टैक्स क्या होता है, फाइनल टैक्स क्या होता है, ये सारी चीजें आपको समझ आएगी, लेकिन सैलरी का जो होता है वो एडजस्टेबल टैक्स होता है। एडजस्टेबल टैक्स पे क्या, अब से क्या सर, सर किस सेक्शन के मुताबिक विदहोल्डिंग हुई है, 149, तो मैं 149 सर्च कर लूंगा। आपको सेक्शन याद होना चाहिए, ठीक है। सर सैलरी ऑफ एम्प्लॉय, कितनी सैलरी थी सर मेरी, कितनी सैलरी थी, मैं अगर इसको कॉपी पेस्ट हो जाए तो ज़्यादा बेटर है, ठीक है। ये नहीं हो रहा तो मुझे टाइप करना पड़ेगा 2035, ठीक है। चलो 2035, 2035 670 सर, ये हमने डाल दिया। प्लीज सेव, सर ये कह रहे हैं आप अपना रिटर्न सेव कर लें, हमने सेव कर लिया, ठीक है भाई। और हमने यहाँ पे डाल दी अपनी अमाउंट, ठीक है। और सर हमारी विदहोल्डिंग कितनी हुई है, 1,55,351, 1,55,000, ये वाली अमाउंट मैं यहाँ पे डाल रहा हूँ, 1,55,351, ठीक है सर, ये मैंने क्लेम कर लिया। इसके अलावा सर हमारी कोई और भी विदहोल्डिंग्स हुई हो डिफरेंट, ठीक है। फॉर एग्जांपल हमारी यहाँ पे सर, जैसे यहाँ पे हमारा टेलीफोन, ये आइडस ने ऑटोमेटिकली कैलकुलेट कर लिया, जितना भी मेरा यूफोन वगैरह से टैक्स कटा होगा वो ऑटोमेटिकली यहाँ पे वो ले आए, टेलीफोन पे, यूफोन पे, प्रीपेड सिम पे, ठीक है। फिर आपकी रेमिटेंस वगैरह पे टैक्स होता है 236Y, आप कोई बाहर पैसे देते हैं, तो ये सारी डिफरेंट टैक्सेस होते हैं। जो भी टैक्स होगी वो आप उसको यहाँ पे एडजस्टेबल में आपको सर्च मिल जाएगा। एडजस्टेबल टैक्स वो टैक्स होता है जो आपकी लाइबिलिटी को कम करता है, जो भी आपकी अमाउंट होती है, जो टैक्स लाइबिलिटी होती है उसको आपकी रिड्यूस कर देता है। अब सर, अब मैं आ जाता हूँ कंप्यूटेशन के ऊपर। अब मेरा कुछ और कुछ भी नहीं है इस क्लाइंट का सैलरी रिटर्न के अंदर। तो सर ये मेरी 1,56,000 की टोटल विदहोल्डिंग हुई, टैक्स मेरा बना कितने का, 1,55,000। अब देखें, टैक्स मेरी लाइबिलिटी बनी, टैक्स की लाइबिलिटी बनी, मैं यहाँ लिख देता हूँ टैक्स लाइबिलिटी, सर मेरी बनी 1 लाख, सॉरी 1,55,000। सर टैक्स की विदहोल्डिंग मेरी टोटल कितनी हो गई, विदहोल्डिंग टैक्स मेरा हो गया, सर विदहोल्डिंग टैक्स मेरा हो गया 1,56,000 से, मतलब मेरा विदहोल्डिंग ज्यादा हो गया, मेरा विदहोल्डिंग ज्यादा हो गया, क्योंकि मेरा यूफोन वगैरह के बिल वगैरह भी था, ठीक है ना, उसको मैंने एडजस्ट किया नहीं, उसको किसी इनकम से एडजस्ट नहीं हुआ, तो सर यहाँ पे मेरी लाइबिलिटी कम है और मेरा विदहोल्डिंग ज्यादा है, तो मेरा रिफंड आ गया 1,428 का, ये मेरा रिफंड आ गया 1,428 का, जो कि आप एफबीआर से आके अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन ये 1,400 की अमाउंट, मतलब एक 2-4 करोड़ रुपए का हो या 10-15 लाख रुपए का तो ठीक है, लेकिन ये अमाउंट क्या आपको रिफंड मिलेगी, ओके।
ये आपका रिफंड आ गया। हाँ, ये भी हो सकता है कि मेरी विदहोल्डिंग कम हुई हो किसी साल, ये तो मेरी विदहोल्डिंग थी एक्चुअली। फॉर एग्जाम्पल मेरी 1,50,000 की विदहोल्डिंग, सॉरी, मेरा टैक्स ज़्यादा बनाओ, 1,70,000 का बनाओ, विदहोल्डिंग मेरी कम हुई हो, तो फिर मेरा टैक्स पेबल बन जाएगा। मेरा क्या बन जाएगा? टैक्स पेबल। ये भी मैं बनाता हूँ। फॉर एग्जाम्पल सर, फॉर एग्जाम्पल मेरी विदहोल्डिंग मैं कम कर देता हूँ, या मेरा टैक्स वही रहने दो 531, सर ये मेरा यही रहने देता हूँ, ठीक है। और मैं अपनी विदहोल्डिंग कम कर लेता हूँ। फॉर एग्जाम्पल कंपनी ने मेरा कम टैक्स डिडक्ट किया, फॉर एग्जाम्पल कंपनी ने मेरा 1,20,000 रुपये का टैक्स डिडक्ट किया। तो सर अब देख लेते हैं जरा, एडजस्टेबल में जाते हैं। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 1,20,000 रुपये, ठीक है। हो सकता है ना सर, टैक्स मेरी एक्चुअल इनकम ज्यादा हो, लेकिन कंपनी ने किसी वजह से मेरा टैक्स कम डिडक्ट किया हो, या मैंने बीच में जॉब छोड़ दी हो, और मैं जॉब छोड़ दी हो तो जितना मेरा कम डिडक्ट हुआ हो, मैंने कहीं और जगह जॉब की हो, उसने मेरा विदहोल्डिंग ना डिडक्ट किया हो, बहुत सारे डिफरेंसेस आ सकते हैं। अब आप गए सर कंप्यूटेशन के ऊपर, ठीक है, ठीक है। अब सर आपका टैक्स पेबल आ जाएगा। अब आपका 33,000 का टैक्स पेबल आ गया। अब आपकी टोटल विदहोल्डिंग कितनी की हो गई? 121,000 की। यहाँ पे टोटल विदहोल्डिंग हो गई 121,000 की। और सर ये आपका कह रहा है कि 33,000 समथिंग, ठीक है। 121,438, और ये सर अच्छा टैक्स मैंने यहाँ पे 1,55,351 है। ये 531 की जगह 351 है, 351। तो सर अब मेरा 33,000 का टैक्स पे करना है। ऐसा हो कि टैक्स पे करना हो तो सर टैक्स पे करने के लिए हम यहाँ पे प्रीपेड PSID करते हैं। उससे पहले हमें रिटर्न सेव करना होता है, ठीक है। सेव करेंगे सर, यहाँ पे हम एक PSID प्रीपेड करेंगे, ठीक है। यहाँ पे जनरेट PSID करेंगे। मैं यहाँ पे कर नहीं रहा सर, क्योंकि क्लाइंट को ईमेल चली जाएगी, या मैं अपनी डाल के यहाँ पे कर लेता हूँ, ठीक है। ठीक है, हम ये जनरेट PSID करेंगे सर। यहाँ पे एक PSID का नंबर जनरेट होता है। आप अपने मोबाइल ऐप पे जाएंगे, जो भी आप मीज़ान, UBL कोई भी इस्तेमाल करें, वहाँ जाके टैक्स पेमेंट में जाएंगे, वो आपसे ये नंबर पूछेगा, आप नंबर डालेंगे, ये पेमेंट ऑटोमेटिकली वहाँ पे आएगी, और आप ये अमाउंट पे कर देंगे। सर जैसे ये अमाउंट आप पे कर देंगे, ये अमाउंट आपकी यहाँ पे आएगी पेमेंट्स के ऊपर। यहाँ पे ऊपर जाएंगे सर, यहाँ पे आएगी अमाउंट पेमेंट के ऊपर, ठीक है। पेमेंट में आप जाएंगे, यहाँ पे आपको क्लेम करेंगे अमाउंट, और आपकी अमाउंट क्लेम हो जाएगी, आप रिटर्न को सेव कर देंगे, तो आपकी अमाउंट खुद ब खुद आईरस से मैच हो जाएगी। ये मैंने पेमेंट का तरीका बता दिया। PSID जनरेट करके अमाउंट पे करनी है, और वो अमाउंट आपके ऊपर पेमेंट के ऊपर रिफ्लेक्ट हो जाएगी, उसको आप क्लेम कर लेंगे। अब सर ये सारी बातें तो मेरी यहाँ पे हो गई, ठीक है। ये सारी बातें मैंने यहाँ पे कर ली। अच्छा, मैं यहाँ पे अब एडजस्टेबल टैक्स ओरिजिनल उस पर ले आता हूँ। सर कितना था मेरा टैक्स लाइबिलिटी भी मेरी इतनी है, और मेरी विदहोल्डिंग कितनी की हुई थी? 1,55,000। अच्छा, यही मेरी विदहोल्डिंग में वहाँ डाल देता हूँ, तो मेरे ऑटोमेटिकली यहाँ पे आ जाएगा। तो मेरा वहाँ पे आ जाएगा सर। मैं अब इसको सही कर देता हूँ। इसके बाद हम इसका वेल्थ स्टेटमेंट बनाएंगे, ताकि हम पूरा कंप्लीट रिटर्न ही कर लें। यहाँ पे आ जाते हैं सर, ये रहा आपका। सर ये 1,55,000 आपने यहाँ पे डाल दिए, ओके, ठीक है सर। अब ये आ गई सारी सर आ रही। अब हमें सर इसका वेल्थ स्टेटमेंट फाइल करना है। अच्छा, ये सैलरी की डायरेक्ट वीडियो है। वेल्थ स्टेटमेंट का कॉन्सेप्ट मैंने अगली वीडियो में ही पूरा कंप्लीट दिया हुआ है, आप उसको भी समझ सकते हैं कि वेल्थ स्टेटमेंट क्या होती है। लेकिन अभी मैं कंप्लीटली यहाँ पे आपको सिंपली वेल्थ स्टेटमेंट फाइल करना बता रहा हूँ कि सर वेल्थ स्टेटमेंट में हमारी तीन चीज़ होती है। हमारा जो भी हमारी इनकम आई है, हमारे पर्सनल एक्सपेंसेस हुए हैं, और उसके बाद जो भी अमाउंट बची है वो हमारी वेल्थ के अंदर, एसेट के अंदर जाती है। सबसे पहले मैं रिकन्सिलेशन में जाऊंगा। अच्छा सर, ये हमारे ऑलरेडी ओपनिंग एसेट आ रहे हैं, क्योंकि सर पिछले सालों से चल के आ रहा होगा, ये हमारे ओपनिंग एसेट होंगे। अगर पहली बार रिटर्न फाइल करो तो यहाँ पे अमाउंट जीरो होगी, तो आप अपनी तरफ से भी अमाउंट थोड़े बहुत ओपनिंग एसेट डाल सकते हैं, ठीक है। सर ड्यूरिंग द ईयर मैंने इनकम कितनी कमाई? सर मैंने इनकम कितनी कमाई सर, ये इनकम कमाई मैंने 2035670, ये मुझे अमाउंट मिली 2035670। सर ये मेरी अमाउंट, सॉरी 20, सर वही अमाउंट है जो मैंने यहाँ पे मेरी चार्जेबल हुई है, तो मैं यहीं से उठा लेता हूँ। सॉरी सर, यहीं कंप्यूटेशन से जाके मैं अपनी अमाउंट उठा सकता हूँ, कॉपी पेस्ट कर सकता हूँ। यहाँ पे जाऊँगा कंप्यूटेशन में, ठीक है। यही मेरी सैलरी की अमाउंट, ये मेरी इनकम मैंने कमाई, ये इनकम मैं डालूंगा कहाँ पे सर? वेल्थ स्टेटमेंट में आऊँगा, रिकन्सिलेशन में आऊँगा, और यहाँ पे आगे सर इनकम सब्जेक्ट टू नॉर्मल टैक्स ईयर, मैं यहाँ पे जाके अपनी इनकम डालूंगा, क्योंकि नॉर्मल इनकम है मेरी। सैलरी की आप इनकम यहीं पे डालेंगे। ये आपने इनकम डाल दी। अब सर टोटल पूरे साल में आपकी टैक्स की विदहोल्डिंग कितनी हुई है? सर एक तो ये, और 1,248, एक आपका एक ये भी हुआ है। तो टोटल आपका टैक्स डिडक्ट हुआ है, ये आपका टैक्स का एक्सपेंस हो गया, ये आपका पर्सनल एक्सपेंस में डाल देंगे सर। अच्छा, मैं वेल्थ की है ना यहाँ पे रिकन्सिलेशन आपके सामने बना ही देता हूँ, ठीक है सर। सैलरी मेरी आ गई इस साल की, पहले हम सारा बना लेते हैं।
फिर मैं यहाँ डाल दूंगा सर, ये हमारी सैलरी इनकम है। ठीक है सर, हमारे टोटल, अब हमारे पर्सनल एक्सपेंसेस, ये हमारी इनकम हो गई। ये सैलरी है, ये हमारी इनकम हो गई, इनफ्लो हो गए, इसको हम इनफ्लो लिख देते हैं, पैसा जेब में आया। ठीक है। अब लेस एक्सपेंसेस, हमारे जो पूरे पर्सनल एक्सपेंसेस हुए, जो भी सर आपने खाना खाया, मतलब घूमने गए, घर के खर्चे किए, जो भी आपने खर्चे किए, वो सारे आपके आ जाएंगे पर्सनल एक्सपेंस। टैक्स पे किया, ये भी आपका पर्सनल एक्सपेंस है। तो सर मेरा टैक्स कितना है टोटली? अब मैं यहाँ पे जाके वापस चार्जेबल पेमेंट में जाऊंगा, कंप्यूटेशन में जाऊंगा, और यहाँ जाके सर मेरा टोटल, में ये विदहोल्डिंग वाला टैक्स टोटल उठा लूंगा, क्योंकि ये टैक्स मेरा एक्चुअली कट चुका है। ठीक है, ये मेरा सर टैक्स हो गया। सर फिर डिफरेंट मेरे एक्सपेंसेस हैं, डिफरेंट एक्सपेंसेस, फॉर एग्जांपल मैंने, बहुत सारे एक्सपेंसेस होते हैं डिफरेंट, अब वो कहाँ डालेंगे सर? एक्सपेंसेस पहले आते हैं वेल्थ स्टेटमेंट में, पर्सनल एक्सपेंस में जाएंगे, मैं आपको बताता भी जाता हूँ। अब ठीक है, सारे यहाँ पे जितने भी आपके पर्सनल एक्सपेंस है ना, यहाँ पर्सनल एक्सपेंस में डालेंगे। अब सर सबसे पहले मैंने टैक्स का एक्सपेंस डाल दिया, रेट एंड टैक्सेस। अब आपकी मर्जी है, ये तो आपने डाल दिया यहाँ पे। अब आपकी मर्जी है सर, एक एक एक्सपेंस को ब्रेकअप करके भी डाल सकते हैं कि भाई पूरे साल में मैंने गाड़ी चलाई, तो मेरा रनिंग मेंटेनेंस एक्सपेंस हुआ। ठीक है ना, रनिंग मेंटेनेंस सर ₹1,00,000 का मेरा ये एक्सपेंस हुआ। ठीक है, मैंने इलेक्ट्रिसिटी बिजली वगैरह का बिल दिया, तो मेरा इलेक्ट्रिसिटी पे मेरा हुआ। ठीक है, ₹1,00,000। और ठीक है, और सर एजुकेशन पे हुआ, जितने भी हुआ, इसके ब्रेकअप भी डाल सकते हैं, और टोटल अमाउंट को यहाँ अदर और पर्सनल होल्ड में भी डाल सकते हैं। तो मैं अदर और पर्सनल हाउस होल्ड में बाकी अमाउंट डाल देता हूँ, ताकि मैं वीडियो को शॉर्ट रखूँ। हाउस होल्ड में डाल देते हैं सर। ठीक है, कितनी सर? 5 लाख, 6 लाख रुपए मैं यहाँ डाल देता हूँ। ठीक है, तो ये मेरे टोटल एक्सपेंसेस हो गए 9,56,000 के। ठीक है, तो सर मैं ये एक लाख रुपए यहाँ डाल देता हूँ। ठीक है, 1 लाख मैं यूटिलिटी में डाल देता हूँ। और सर लास्ट में अमाउंट यहाँ पे आपकी डाल देता हूँ, 6 लाख रुपए। तो सर ये मेरे टोटल एक्सपेंसेस हो गए कितने? 9,56,779। अब सर, अब मेरी जेब में कितना पैसा बचा? फॉर एग्जाम्पल, अब मैंने इतना कमाया, ठीक है, इतना मेरे जेब से चला गया, तो अब 1 मिलियन मेरी जेब में बचा। अब इससे मैं कोई ना कोई एसेट लूंगा। तो सबसे पहले तो इसमें से हम वो अमाउंट निकाल देंगे जो हमारे 30 जून में बैंक स्टेटमेंट में पड़ी है, क्योंकि बैंक स्टेटमेंट की जो 30 जून का बैलेंस होता है, वो हमें वेल्थ स्टेटमेंट में डिक्लेयर करना पड़ता है। तो सबसे पहले हम 30 जून का बैंक बैलेंस हम यहां से निकाल देंगे, कि हमारा सबसे पहला एसेट तो यही हुआ ना, जो हमारे बैंक अकाउंट में पैसा पड़ा हुआ है। अब मैं सर कहां से देखूंगा इसका बैंक? सर ये रहा इसका बैंक, और सर इसके बैंक के सबसे आखिरी में जाके मैं इसके 30 जून का बैंक बैलेंस देख लूंगा, स्टेटमेंट। सर इसका क्लोजिंग बैलेंस 161.25 आ रहा है। कितना आ रहा है 23 जून पे? क्लोजिंग बैलेंस 161.25। तो मैं यहाँ लिख दूंगा 161.25। अब ये सर मैं कहाँ जाके डिक्लेयर करूंगा? आए सबसे पहले अपने, अब मैंने ये पर्सनल एक्सपेंस के बाद सर ये बराबर में आ रहा है पर्सनल एसेट लाइबिलिटी। ठीक है। अच्छा, अब पिछले साल के ऑलरेडी कुछ एसेट डले हुए हैं, कैश डला हुआ है, ये जो आपका ओपनिंग एसेट आता है 3.2 मिलियन, इसका ब्रेकअप यहाँ पे डला हुआ है, इसके अंदर भी हम चेंजेस कर सकते हैं। तो सर सबसे पहले मैं बैंक डिक्लेयर करूंगा। अच्छा, बैंक कहाँ पे आ रहा है? इन्वेस्टमेंट, बिजनेस, एन्युटीज। ठीक है, बैंक, बॉन्ड। ठीक है, आप यहाँ पे आएंगे, या आप आ, ये नॉन बिजनेस आपका है, डेट वगैरह, डिपॉजिट, प्री पेमेंट, रिसीवेबल आपका कोई चीज़ है, तो मैं इन्वेस्टमेंट सर यहाँ पे भी डाल सकता हूँ, यहाँ पे भी डाल सकता हूँ। मैं यहाँ पे अपना ओपन करता हूँ, ये मुझसे बैंक अकाउंट पूछ रहा है, बैंक अकाउंट का सर आईबीएन नंबर। तो सबसे पहले मुझे आईबीएन नंबर डालना पड़ेगा। सर ये रहा पूरा आईबीएन नंबर, अगर ये कॉपी हो जाए तो सही है, ज़्यादा अच्छा है। पर ये कॉपी नहीं होगा, मुझे ये डालना पड़ेगा यहाँ पे, हबीब मेट्रोपॉलिटन बैंक, HM। सबमिट कर दिया। ठीक है सर, पकड़ लिया मैंने। ये ज़रा हमारी इंटेलिजेंस नहीं है, ये तो ऐसी ही है। ठीक है, कितना बैलेंस था सर? यहाँ पे हमने डाल दिया 161.25। ये हमें वैलिड का इसलिए बैंक स्टेटमेंट चाहिए होता है, कि बैंक स्टेटमेंट को डिक्लेयर करना है विद आईबीएन नंबर। ओके, ये हमें इसलिए चाहिए होता है। अब सर, अब मैं रिकन्सिलेशन में जाऊंगा। अब मेरे पास कितने पैसे बचे हैं? अब मैं यहाँ से 161 भी जब हटा दूंगा, अपने जेब से मेरे चले गए, तो अब देखें सर, मेरा यहाँ पे अनरिकनसाइल होगा, मतलब कि 1078। ये देखें मेरे यहाँ पे अब रिकन्सिलेशन में आएंगे ना, पर्सनल एसेट के बाद जो नीचे आ रहा है, इसमें आपका आ रहा है अनरिकनसाइल्ड, कि भाई इतना आपका अनरिकनसाइल्ड है, मतलब इतने से एसेट बढ़ाओ, जब माइनस में हो तो इतने से एसेट बढ़ाओ, जब ये प्लस में आ जाए तो एसेट को कम करो। ये आपका यहाँ पे जीरो होना चाहिए, ये आपका यहाँ पे जीरो होना चाहिए। सर बाकी चीजें मैं यहाँ पे कहीं डाल देता हूँ। फॉर एग्जाम्पल सर, मैं इसके हाउस होल्ड अफेयर को 1 मिलियन कर देता हूँ, 7 लाख से बढ़ा के। मुझे पूरे 1 मिलियन को एडजस्ट करना है, जीरो करना है।
मैंने इसके हाउस होल्ड इफेक्ट में डाल दिए, इसकी वेल्थ स्टेटमेंट को बढ़ा रहा हूँ। सर इसके पर्सनल आइटम को मैंने 8 लाख कर दिया। ठीक है सर, मैंने कुछ एनी अदर एसेट्स में बॉन्ड्स वगैरह दिखा दिए। ठीक है। अच्छा, मैं इसकी एक्सपेंस को भी और बढ़ा सकता हूँ। सर मैंने बॉन्ड्स, चले मैं एक्सपेंस को बढ़ा देता हूँ, बॉन्ड्स नहीं बढ़ाता, यहाँ पे हमने पर्सनल एक्सपेंस और बढ़ा सकते हैं हम। सर पर्सनल एक्सपेंस फॉर एग्जाम्पल 6 लाख की जगह हम 8 लाख रुपए कर देते हैं। ठीक है ना, 8 लाख रुपए कर देते हैं। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम इसको 8 लाख रुपए कर देंगे। ठीक है, तो हमें 8,78,000 तक करना है। अब हमें देखना है कितना अनरिकनसाइल्ड रह गया, बाकी बैलेंस हम क्या करेंगे सर, कैश में डाल देंगे। अब हमारा पास कितना रह गया। ठीक है सर, 3,10,500 का हमारा अनरिकनसाइल्ड रह गया। तो मैं पर्सनल एसेट में जाऊंगा, सबसे पहले मैं जाऊंगा कैश को डिलीट करूंगा, क्योंकि पुराना कैश भी आ रहा है। ठीक है ना, अब मैं कैलकुलेट करूंगा, ये कैश मैंने खत्म किया। तो सर मेरा अब देखना ये बढ़ जाएगा, अब ये मेरा बढ़ जाएगा, क्योंकि मैंने कैश कम किया है। तो अब मैं 23 लाख रुपए पूरे उठा के वापस कैश में डाल दूंगा। यहीं से कॉपी करूंगा बैलेंस अमाउंट को, और यहाँ पे मैं कैश को डाल दूंगा। और सर मैं इसको कंटिन्यू करूंगा। तो सर देखें, अब इसका इस साल कितना आ गया, 4.1 मिलियन का। सर यहाँ पे जाएंगे आप, यहाँ पे जाएंगे, ये अनरिकंसाइल्ड अमाउंट आपकी जीरो हो गई, ये अनरिकंसाइल्ड अमाउंट आपकी जीरो हो गई। पर्सनल एसेट में जाएंगे। ठीक है, ये आपका पर्सनल एक्सपेंस हो गया। अनरिकंसाइल्ड अमाउंट जीरो होने के बाद देखिए सर, इस साल के आपके नेट एसेट 4.1 मिलियन के हो गए, पुराने 3.2 मिलियन के हैं। इस साल आपने 8,78,891 यही अमाउंट से, 78,891 लगभग इसी अमाउंट से आपने अपने एसेट को इंक्रीज किया है। ठीक है, इस तरह से आपने अपने अमाउंट को इंक्रीज किया है। तो अब आपका, अब जो ये नेट एसेट आ रहे हैं, जो नेक्स्ट ईयर 2026 में अपना रिटर्न फाइल करेंगे, तो वहां पे ये ओपनिंग बन जाएगा, वहां पे ये ओपनिंग बन जाएगा। मैक्सिमम यह है कि हमें ये अमाउंट जीरो करनी है। अच्छा, ये माइनस में हो तो एसेट को बढ़ाओ, यहां जाके एसेट को बढ़ाओ। ठीक है, इंक्रीज करो, मतलब हाउस होल्ड अफेयर में पैसे डालो, पर्सनल में डालो, कैश में डालो, एक्सपेंसेस को बढ़ाओ, ताकि ये जीरो आ जाए। और अगर ये पॉजिटिव में आ रहा हो, ये पॉजिटिव में आ रहा हो, मतलब कि आपने एसेट को ज्यादा किया हुआ है अपनी इनकम से, तो फिर आपको एसेट को यहाँ से कम करना पड़ेगा, आपको पर्सनल आइटम ये सारी जगहों से अपने एसेट को कम करना पड़ेगा। अब सर ये हमने पूरा कंप्लीट रिटर्न बना लिया, इसको सेव करना है। ठीक है, सैलरी का रिटर्न है, हमें ज्यादा कोई चीज नहीं डाली सर, इसको फिर यहाँ से हम सबमिट करेंगे, अभी मैं सबमिट नहीं कर रहा। ठीक है, अगर आप इसको सबमिट करने आते हैं तो सर मैं सबमिट नहीं करूंगा, यहाँ पे आप पिन कोड डालेंगे और सबमिट कर देंगे, पिन कोड डाल के आप यहाँ पे सबमिट कर देंगे। मैं भी इसको कैंसिल कर रहा हूँ, यहाँ पे पिन कोड डाल के आप इस रिटर्न को सबमिट कर देंगे। तो ये सर आपका पूरा कंप्लीट एक सैलरी का रिटर्न था। अच्छा, जैसे ही रिटर्न सबमिट होगा, उसके बाद की बात भी बता देता हूँ। सर कंप्लीट टास्क में जाएंगे, डिक्लेरेशन में जाएंगे, तो आपका रिटर्न थोड़ा सा रिफ्रेश करेंगे, तो अभी ये टैक्स ईयर 2024 का है, तो यहाँ पे टैक्स ईयर 2025 का रिटर्न आ जाएगा। आप इसको आइस दिखा के ओपन करेंगे। ठीक है, यहाँ आइस लगा के ओपन करेंगे, और प्रिंट करके, ये प्रिंट करके डॉक्यूमेंट अपने क्लाइंट को सेंड कर देंगे कि मैंने तुम्हारा रिटर्न फाइल कर दिया है। ठीक है, ये एक सबूत होगा। यहाँ पे आ गया। ठीक है सर, ये रिटर्न आ गया। सर ये रिटर्न आ गया, और ये रिटर्न आप क्लाइंट को सेंड कर देंगे कि मैंने तुम्हारा रिटर्न फाइल कर दिया। या रिटर्न फाइल करने से पहले इसकी ड्राफ्ट कॉपी भी आप सेंड कर सकते हैं, वहीं पे प्रिंट पे जो आइरस में है, यहीं पे जब ये आप रिटर्न बना रहे थे उसी टाइम पे, मैं यहाँ पे आपको वापस सर ड्राफ्ट में दिखा देता हूँ कि अगर आपको क्लाइंट को रिव्यू के लिए भेजना है, और ज़रूर भेजें, क्लाइंट को रिव्यू के लिए भेजें, उसकी कंफर्मेशन लेके भेजें। तो सर ये ड्राफ्ट में ही पड़ा हुआ है मेरा रिटर्न, आपने यहाँ ओपन किया। ठीक है, सेव किया और प्रिंट कर दिया, यही प्रिंट करके वही डॉक्यूमेंट आपका डाउनलोड होगा, और वो डॉक्यूमेंट आपको क्लाइंट को भेज देना है। तो सर ये मैंने एक सिंप्लीफाइड कंप्लीट रिटर्न सैलरी का यहाँ पे आपको बताया। मेरी आगे भी सैलरी के रिटर्न में बहुत वीडियो है, वेल्थ स्टेटमेंट के कॉन्सेप्ट के ऊपर वीडियो है, वो सारी वीडियो आपको आगे पोर्टल के ऊपर ही दिख जाएगी, आपको पोर्टल पे ही देखनी है। ठीक है सर, तो कोई भी कंफ्यूजन हो आपको इससे रिलेटेड, आप मुझसे पूछ सकते हैं। आज के लेक्चर को सर यहीं तक रखते हैं। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज।